अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली उमर सर, हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं जिस वक्त क्रिकेट लवर रेडी शो को कैसे बनता है। दोस्तों आज आपसे बात करने जा रहे हैं, बात करेंगे जी आज आपके साथ टॉप क्रिकेट न्यूज का सेगमेंट है, आपको शेयर करेंगे। नंबर 1 पे आपसे बात करने जा रहे हैं, जो हमारे पास अपडेट आ रही है वो आ रही है जी स्क्वाड को लेकर एक बार फिर से जो है वो चीजें सामने आना शुरू हो गई है। 3 एंट्रीज जो है वो स्क्वाड के अंदर जो होने जा रही है। कौन आ रहा है स्क्वाड के अंदर, किस तरह से आ रहा है, क्या कहानी आ रही है, और ओपनिंग जोड़ी भी जो है आपकी तब्दील होने जा रही है। एक नई प्लानिंग बना ली गई है ओपनिंग जोड़ी को लेकर, क्या प्लान किया जा रहा है, इस सारी गुफ्तगू करेंगे इसके ऊपर। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए और पहली बार आए हैं, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन ना भूलिएगा। तो बात का खास करते हैं नंबर 1 खबर के साथ जो हमारे पास आ रही है। तो सबसे नंबर 1 खबर आ रही है वो आ रही है जी स्क्वाड को लेकर। तो इस वक्त जो है पाकिस्तान का जो स्क्वाड है वो इस वक्त जो है गर्दिश में है। हर कोई जो है स्क्वाड के हवाले से ही जो है वो बात कर रहा है कि भाई पाकिस्तान का स्क्वाड क्या होगा, पाकिस्तान की क्या मामलात जो है चलेंगे। तो आज भी स्क्वाड्स को लेकर जो है काफी अपडेट्स आई हैं। तो दाऊद साहब स्क्वाड के हवाले से जो है वो काफी सीन आ रहा है, लेकिन एक और बड़ी जो है सरप्राइज चीज देखने को मिली है, और वो ये देखने को मिली है कि अब ये प्लान किया जा रहा है कि जो ओपनिंग जोड़ी होगी पाकिस्तान की वो चेंज होने जा रही है, चेंज कर रहे हैं, और वो फखर जमान और जो बाबर आजम है इन दोनों को जो है वो ओपनिंग में उतारने का फैसला किया जा रहा है। कितनी बेहतर ओपनिंग हो सकती है ये। लेकिन सबसे पहले तो मैं आपको आज की लेटेस्ट अपडेट दे दूं कि सिलेक्शन कमेटी की जो मशावरत है वो आखिरी मराहिल में अब पहुंच चुकी है, और अपडेट्स हमारे पास ये आ रही हैं कि कल आपकी जो सिलेक्शन कमेटी है वो अपने 15 नाम चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब जो हैं उनको अप्रूवल के लिए भेजेगी। गालिबन कल भेज दिया जाएगा, अगर वो मसरूफ हुए तो परसों तक भी ये बात जा सकती है, लेकिन कहा अभी तक जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो है कि कल उन तक नाम पहुंचा दिए जाएंगे, क्योंकि ट्राई नेशन सीरीज भी है आपकी। एक्चुअली ये स्क्वाड आपका ट्राई नेशन सीरीज का बेसिकली, और वही फिर आपका चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भी जाएगा। अगर तो साइन फिट हो गए तो फिर शायद एक तब्दीली कर दी जाएगी उस डेट से पहले, जिसके अब इम्कानात तकरीबन ना के बराबर ही हैं। जैसे आपको पता है कि इंडिया ने भी अपना जो स्क्वाड अनाउंस किया है उसका इंग्लैंड की ओडीआई सीरीज का वही चैंपियन ट्रॉफी का। हाँ, उन्होंने एक तब्दीली खाली की, उसमें बुमराह को नहीं डाला उसको आराम करवाने के लिए, और वो एक उन्होंने चेंज कर दिया। तो अब अपडेट ये आ रही है कि आपके जो नाम है उनमें जो, क्योंकि आज फिर उनमें से काफी नाम निकल कर और काफी सरप्राइज चीजें देखने को मिल रही हैं, क्योंकि हमने आपको सबसे पहले रिपोर्ट दी थी। सबसे पहले हमारी ये खबर थी, अगर आप हमें पुराने देख रहे हैं तो 2 हफ्ते पहले हमने आपको तक लगभग बता दिया था, 2 नहीं तो 10 दिन तो हो ही गए होंगे इस बात को, कि हमने आपको कहा था कि खुदिल शाह पाकिस्तान के स्क्वाड में आ रहे हैं। सबसे पहले हमने आपको रिपोर्ट दी थी, और फिर आपने देखा कि वो हर जगह चलना शुरू हो गया, तो वो उसके वाले से भी आपको अपडेट देंगे। लेकिन आपने सवाल पूछा कि अब बाबर आजम और फखर जमान के साथ, देखो सिलेक्शन कमेटी अब ये डिसाइड करिए, क्योंकि सिलेक्शन कमेटी ही आपकी हेड कोचिंग के भी फराइज अंजाम देंगे, आकिब जावेदी। तो अब उन्होंने कप्तान रिजवान के साथ जब मशावरत की तो ये फैसला किया गया है कि अगर खुदिल शाह को भी मिडिल ऑर्डर में खिला लिया जाए, साउथ शकील का भी नाम आ रहा है, तो क्यों ना ओपनिंग में बाबर आजम को ट्राई कर दिया जाए। क्योंकि इससे पहले हो ये रहा था कि जो आपका अब्दुल्ला शफीक और साइम भी जब ओपनिंग करते थे तो अब्दुल्ला शफीक तो 0-0 पर ही आउट हो रहे थे साउथ अफ्रीका के ओपनर चले गए ना। तो होता ये था कि 1-0 पर जब आउट हो जाता था तो बाबर आजम तो ऑटोमेटिक ओपनिंग ही करने चले जाते थे। और मसला भी था ना, मसला ये भी हुआ है कि आपके जो दोनों ओपनर है दोनों ही बाहर चले गए ना, दोनों बाहर। जैसे आपको पता है कि अब्दुल्ला शफीक तो पहले ही उनको ड्रॉप कर दिया गया था, जिससे उन्होंने 3 डक्स लिए, फिर सैम यूब जो वो इंजरी का शिकार हो गए, तो आपको अब नया ही ओपनर लाना था, जो भी करना था। चाहे वो तो फखर आ गया ना, चाहे आप वो शान नहीं, दोनों चले गए ना। नहीं तो फखर तो चलो एक आना ही था ना, फखर ने कहा नाम ने भी तो आना था ना एक। देखो सबको पता था कि अब्दुल्ला को बाहर ही होना था, और ये खबरें ये थी कि फखर और साइम ओपनिंग करेंगे। अब अनफॉर्चुनेट रहा कि साइम बाहर हो गए, तो सेकंड भी आना था। अब मसला ये है कि अब देखो अब इसमें 2 बातें हैं। अब 2 बातें हैं कि अब बाबर आजम को जो ओपनिंग कराने का फैसला है ना, 2 बातें हो सकती हैं। एक अच्छी बात है थोड़ी सी, और एक थोड़ा सा बैकफायर भी हो सकता है। अच्छी बात तो ये है कि अब आपका जो मिडिल ऑर्डर है वो थोड़ा सा स्ट्रांग हो जाएगा, थोड़ी सी बैटिंग में डेप्थ आ जाएगी, क्योंकि अगर बाबर ओपनिंग में आएंगे तो फिर इस तरह से आगे आपको बताते हैं नंबर 3, 4, 5, 6, 7 आपकी बैटिंग में एक एक्स्ट्रा बैटर आ जाएगा। एक और चीज भी है कि बाबर को भी बड़ा कॉन्फिडेंस मिलेगा, क्योंकि अगर वो ओपनर आएंगे आपको पता है कि उस टाइम पे पावर प्ले लगा होता है, और बाबर आजम जो गैप्स निकालने में बहुत अच्छे हैं। इवन हमने ये भी देखा कि T20 के अंदर जो पहले 6 ओवर होते हैं उसके बाद बाबर आजम का स्ट्राइक वो तो आ ही रहे थे, लेकिन ओडीआई में भी अब बाबर अब्दुल्ला तो 0 पर आउट हो जाते थे तो बाबर ओपनिंग वो पूरे ओवर खेल रहे थे। 2-3 दफा ही हुए हैं वैसे तो, उसी की बात कर रहा हूँ। ऑस्ट्रेलिया में लंबा भी खेला अब्दुल्ला, तो वो तो चलो मौका ही नहीं मिला ना, वो तो उस टाइम तो वो एक अलग चीज थी, लेकिन साउथ अफ्रीका में तो अब्दुल्ला 0 पर आउट हो जाते थे। लेकिन अब इसमें जो बैकफायर ये हो सकता है कि क्योंकि बाबर की भी फॉर्म थोड़ी सी सवालिया निशान वाली है।
अगर वहां पे वो आउट होते हैं और फिर नया बॉल अगर कोई अच्छा, कुछ सीमर का बॉल अच्छा, कुछ सीम पेस निकला हुआ, तो ये ना हो जाए कि फिर आपकी बैटिंग एकदम से वो 6-7 ओवर में 3 आउट हो जाए, क्योंकि जो आगे आने वाले बल्लेबाजों को उनको इतना एक्सपीरियंस नहीं होगा नया बॉल खेलने का। बाबर तो इस चीज को संभाल भी नहीं सकता। अगर बाबर वन डाउन भी खेल ले तो भी क्या हो सकता है, क्योंकि जब आपके प्रॉपर 2 ओपनर्स होते हैं वो अलग बात होती है। और इसमें से बाबर की मैं बात नहीं कर रहा, फखर की भी बात है, क्योंकि फखर का भी सीन ये है कि वो भी क्योंकि तेज खेलने के लिए जाते हैं तो उसमें कभी कभी वो जल्दी भी आउट हो जाते हैं। लेकिन मैं इसको पॉजिटिव लूंगा, बहुत रिलायबल जोड़ी मुझे लग रही है। और मुझे क्योंकि T20 में ये ओपनिंग करती रही है। आजम कॉन्फिडेंस देंगे फखर जमान को और फखर जमान खूब मारेंगे। इन दोनों की जोड़ी ने बड़े बड़े मैचेस भी पाकिस्तान के लिए विन किए। ओपनिंग में आपको याद होगा कि जो मैच था हमारा उसके साथ न्यूजीलैंड के साथ, उसमें फखर जमान के साथ बाबर आजम ही खड़े हुए थे वर्ल्ड कप 2023 में जो 400 प्लस का टारगेट। और पाकिस्तान जब सरफराज की कप्तानी में नंबर 1 टीम बनी थी तो उसमें भी T20 में और लगातार 10 सीरीज पाकिस्तान ने जीती थी, उसमें भी इन दोनों की ही ओपनिंग जोड़ी का रीजन था, क्योंकि दोनों एंड से दोनों रन बनाते थे। तो ये बात तो है कि दोनों की जो जोड़ी है वो बड़ी सक्सेसफुल रही है। हमने पास में भी देखा है कि पाकिस्तान की ये दोनों की जोड़ी ने बहुत कुछ किया। तो ये एक अच्छा फैसला भी होगा, क्योंकि अगर आप प्लेइंग 11 बनाते हो, आगे आपकी जो खबरें आ रही हैं वो जब आपको बताते हैं और फिर पाकिस्तान की क्या बेस्ट प्लेइंग 11 बनेगी उसके ऊपर भी आएंगे, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये अच्छी जोड़ी बनेगी। क्योंकि साथ साथ खबरें ये आ रही हैं जो हमने आपको खबर दी थी कि ख्वाहिदिल शाह टीम में आ रहे हैं। ख्वाहिदिल शाह अली साहब बांग्लादेश प्रीमियर लीग में बड़ी अच्छी उन्होंने परफॉर्मेंस दिखाई है ऑलराउंड। इससे पहले आपके डोमेस्टिक में भी ठीक ठाक खेल रहे थे। मैं और आप चैंपियंस कप भी कवर करने के लिए गए थे, रावलपिंडी स्टेडियम में हो रहा था, वहां भी उनकी ठीक ठाक परफॉर्मेंस थी। बीपीएल में 11 उन्होंने विकेट चटकाए हैं। रन्स की बात की जाए तो रंगपुर राइडर्स की तरफ से एक उन्होंने 73 रन्स की नॉक खेली है, एक 46 की खेली है, एक 27 की खेली है नॉट आउट, फिर 59 रन्स की इनिंग खेली है, 48 रन्स बनाए हैं। तो अच्छी खासी उन्होंने रन्स जो उनका भला उगल रहा है। अलबत्ता आखिरी जो उन्होंने ओडीआई मैच था वो नीदरलैंड के अगेंस्ट 2022 में खेला था, और फिर आपको पता है कि 2022 के वर्ल्ड कप में भी उनको जबरदस्ती रखा जा रहा था, लेकिन फिर उनको उनकी कोई खास परफॉर्मेंस भी नहीं थी T20 फॉर्मेट में। लेकिन ओडीआई में इनकी अच्छी परफॉर्मेंस है। 10 ओडीआई में 199 इनका स्कोर है। एवरेज की बात की है ओडीआई की तो निचले नंबरों पे 5वें 6ठे नंबर पे बैटिंग करते हुए इनकी लगभग 34-35 की एवरेज है। इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि जो प्लेयर की फॉर्म है वो किस टाइम पर चल रही है। तो अभी जो खुशदिल शाह है उनका बल्ला खूब रन उगल रहा है। इवन जो है बांग्लादेश प्रीमियर लीग के अंदर एक ओवर के अंदर 20-20 रन भी मार रहे हैं, 25-25 रन भी वो मार रहे हैं। तो ये बहुत ही पाकिस्तान के लिए पॉजिटिव हो सकता है। और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि अगर वो वहां से बैटिंग भी कर देंगे आपको मिडिल ऑर्डर में आकर, और साथ में वो आपको ओवर्स भी डालकर देंगे, और खुशदिल शाह को मामूली ओवर्स नहीं डालते हैं। अगर आपको याद हो जो मुल्तान सुल्तान जो ट्रॉफी जीती थी उसमें खुशदिल शाह की बॉलिंग का भी बड़ा है। और खबरें ये भी हैं कि रिजवान की तरफ से भी, जो मोहम्मद रिजवान आपके कप्तान है, उनकी तरफ से भी ग्रीन सिग्नल मिला है, और उन्होंने भी कहा कि जी बिल्कुल जी खुशदिल शाह को पिक कीजिए। और उसकी वजह यह भी है क्योंकि पाकिस्तान की जो स्ट्रेटेजी है प्लेइंग 11 के लिहाज से वो 4 बॉलर्स के साथ है, 3 फास्ट बॉलर और 1 प्रॉपर स्पिनर होगा। पॉसिबल इब्रारी का नाम है उसमें, और 3 फास्ट बॉलर होंगे। तो 4 के साथ जो 5वां बॉलर है वो सलमान अली आगा है, तो जाहिर है वो 5वां बॉलर पूरा तो नहीं हो सकता। तो एक ऐसा बॉलर चाहिए जो बीच में बॉलिंग भी करके दे और बैटिंग भी करके दे, जो नंबर 7 की स्लॉट पे आए। तो उसमें फिर इस टाइम जो बेहतर सिचुएशन थी वो खुशदिल शाह के अलावा कोई चॉइस थी नहीं, क्योंकि बीपीएल में 11 विकेटें भी उन्होंने लिए, रन्स तो बनाए हैं। तो एक आपको बैटिंग के अलावा एक आपको बॉलर भी चाहिए जो सलमान अली आगा का साथ निभाए, तो फिर खुशदिल शाह ही हो सकते थे। और ना सिर्फ खुशदिल शाह स्क्वाड में आ रहे हैं बल्कि वो 11 में भी रहेंगे। इसके अलावा अली साहब जो एक सरप्राइज एलिमेंट इस टीम में डाला जा रहा है वो है सऊद शकील का नाम आ रहा है। सऊद शकील को टीम में डाला जा रहा है क्योंकि बाबर आजम ओपनिंग में जाएंगे तो फैसला किया गया कि कामरान गुलाम तो खेलेंगे, सऊद शकील का भी नाम आ रहा है कि उनको भी रखा जाएगा। जाहिर है अभी तक सिलेक्शन कमेटी क्योंकि मुशावरत जारी है, कल उन्होंने हतमी नाम जमा कराने हैं चेयरमैन साहब को, तो रात पूरी है। अक्सर हमने देखा और इतना अरसा हो गया हमें कवर करते हुए, हमने देखा कि रातों रात भी नाम इधर से उधर हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं है रातों रात नाम इधर उधर हो जाते हैं, लेकिन अभी तक की जो अपडेट्स हैं वो ये है कि सऊद शकील का नाम आ रहा है। लेकिन जो एक बहुत सरप्राइज है इस 15 रुकनी स्क्वाड में, जो मैं भी हैरान हो रहा था और अभी मैं और ये बात कर रहे थे तो ये भी इस बात पर जो है वो हैरानी का इज़हार कर रहे थे कि ओपनिंग जो पाकिस्तान का है, क्योंकि बाबर फखर ओपन कर रहे हैं तो ये भी कहा जा रहा है कि शायद पॉसिबिलिटीज नजर आ रही है, इस पर भी मशावरत की जा रही है कि इमाम को शायद स्क्वाड में भी ना रखा जाए। शान को भी नाम कंसीडर किया जा रहा था और अब कहा जा रहा है कि उनका नाम भी अब हटा दिया गया। शान मसूद का नाम भी कंसिडरेशन के बाद फैसला किया गया। रिजवान की तरफ से भी ग्रीन सिग्नल नहीं था, एक तो शान मसूद को वो भी नहीं चाह रहे थे, अब वो जो भी रीजन हो सकती है टीम के कॉम्बिनेशन के हिसाब से या जो भी रीजन था, तो इसलिए भी शान का जो नाम सिलेक्शन कमेटी ने आप कहो कि कंसिडर किया था, लेकिन फिर रिजवान से मशावरत के बाद उनका नाम भी हटा दिया गया। इमाम का नाम स्टिल अंडर कंसिडरेशन है, लेकिन चांसेस अब कम नजर आ रहे हैं जब फैसला ये किया जा रहा है, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि इमाम की जगह एक बैकअप विकेटकीपर रख लिया जाए जो 15वां खिलाड़ी होगा और उसका नाम हसीबुल्ला है। और कहा जा रहा है कि अगर फखर और बाबर में से कोई अनफिट होता है तो हसीबुल्ला को ओपनिंग करने के लिए भेज दिया जाएगा। ये बहुत अच्छी बात है। हसीबुल्ला जो आपको पता है कि यंगस्टर जो है विकेट कीपर भी हैं
और पाकिस्तान के लिए भी रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो उनको खिलाया भी था, कुछ बेहतर उन्होंने रन्स भी जो है वहां पर करके दिए थे। और ओडीआई के अंदर आप जो एक बैकअप विकेट कीपर जरूर साथ रखते हैं। पिछले अरसे में तो एक मिसाल कायम हो रही थी कि आप बैकअप के किसी को इवन कर ही नहीं रहे थे रिजवान की उसमें, लेकिन ये अच्छी बात है कि ओडीआई के अंदर जो है रिजवान चूंकि खुद कप्तान होंगे तो अब उस तरह का उनको मसला भी कोई नहीं है कि यार ये इनसिक्योरिटीज भी आ जाती है कि पता नहीं किसी विकेट कीपर को खिला रहे हैं, मुझे बिठा देंगे। और नंबर भी बड़ा चेंज है जो ओडीआई के अंदर, रिजवान का नंबर जो है वो चौथे नंबर पर है, और जो अगर आप हसीबुल्ला की बात करें तो वो जो है वो ओपनिंग खेलते हैं। तो पॉसिबल तौर पर लेकिन ये 3 तब्दीलियां हसीबुल्ला एक बैकअप के तौर पर तो ठीक है, लेकिन कोई उनकी खासे परफॉर्मेंस नहीं है हसीबुल्ला की, टू बी वेरी ऑनेस्ट। एज एन ओपनर आप उनको इसलिए आपने रखा हुआ है कि रिजवान अगर अनफिट हो जाए खुदा न खास्ता तो समझ आती है, लेकिन अगर खुदा न खास्ता अच्छा मुझे अगर यहाँ पे फखर या बाबर अनफिट होते हैं तो मैं नहीं समझता कि हसीबुल्ला ऐसा बेटर रिप्लेसमेंट है। पाकिस्तान के पास ओडीआई के विकेट कीपर का बैकअप क्या है, कोई नाम बताएं। आपने तैयार नहीं किया, लेकिन जैसे रोयल नजीर हैं आप उनके ऊपर इन्वेस्ट कर सकते थे। नजीर से बहुत बेहतर है हसीबुल्ला, लेकिन हसीबुल्ला को भी अब देखो, अब बात ये एक और मैं आपको बताता हूं, इसमें जो आपने सवाल किया ना, देखो जब आपका एक कप्तान होता है ना, ये पाकिस्तान को इसमें आप कोई बुराई नहीं दोगे, ये इंडिया में भी ये बहुत रहा है। जब एमएस धोनी कप्तान थे, या श्रीलंका में कुमार संगकारा थे, या ऑस्ट्रेलिया में एडम गिलक्रिस्ट थे, तो फिर जब आपका एक कप्तान चलो गिलक्रिस्ट को तो आप कप्तान नहीं थे, लेकिन जब एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन में तो थे, फिर आपका जो एक सेकंड थर्ड विकेट कीपर होते हैं वो नहीं बन पाते। तो रिजवान तो अभी कप्तान बने, इससे पहले तो वो कप्तान थे ही। लेकिन जैसे अब एडम गिलक्रिस्ट थे कप्तान, वो मतलब मैं वो ऐसा प्लेयर कंपैरिजन नहीं कर रहा, आप ये ना समझेगा मैं गिलक्रिस्ट को रिजवान से कंपैरिजन कर रहा हूं, लेकिन मैं जगह के हिसाब से बात करूंगा, जगह जैसे रिजवान की पक्की है। कह रहा हूं कि आपके रिजवान तो अभी कप्तान बने, मैं वही बता रहा हूं, लेकिन रिजवान क्या स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट नहीं थे इस टीम का, अपनी मर्जी से नंबर पे खेलते थे, तो वही वजह थी, फिर दूसरे को चांस ही नहीं मिलता था, तो आपने चांस सीधी तो बनाया भी नहीं, सीधी जो बात है। खैर अली, अभी हम इस पे बात करते हैं कि पहले 11 बताते हैं कि क्या पॉसिबल 11 होंगे, प्लेइंग 11 जो है फिर उसके बाद अच्छी आ रही है, उसके बाद ऐड करेंगे कि जो बाकी 4 नाम होंगे 15 कैसे बनेंगे, क्योंकि देखो अभी तक जो आज की जो लेटेस्ट अपडेट्स है उसके हिसाब से, क्योंकि स्ट्रेटजी डिफरेंट चेंज हुई है, क्योंकि देखो सिलेक्शन कमेटी का एक बंदा नहीं है, आकिब जावेद भी हैं, आपके अलीम डार साहब भी हैं, आपके सर शफीक भी हैं, आपके 3-4 सिलेक्टर्स हैं, तो थोड़ी सी अब चीजें इधर उधर होती हैं, तो फिर नाम इधर उधर होते हैं। तो अब ये फैसला किया गया है कि अगर फखर और बाबर से ये ओपनिंग करवाते हैं तो जाहिर है नंबर 3 पे पॉसिबल है कि कामरान गुलाम को खिलाएंगे, जिम्बाब्वे के अगेंस्ट उनको खिलाया था, सेंचुरी भी उन्होंने बना दी थी, तो नजर यही आ रहा है कि कामरान गुलाम को 3 पे खिलाएंगे, रिजवान फिर 4 पे खेलेंगे, वैसे रिजवान भी 3 पे खेल सकते हैं, लेकिन बहरहाल रिजवान फिर 4 पे खेलेंगे, क्योंकि हमने देखा कि जिम्बाब्वे के अगेंस्ट भी रिजवान आपको 4 पे खेलते हुए नजर आए और 3 पे आपको कामरान गुलाम खेलते हुए नजर आए। उस हिसाब से अगर सऊद शकील को टीम में डाल रहे हैं तो पास में भी 2023 के वर्ल्ड कप में भी खेल रहे थे, नंबर 5 पे 3 डाउन पे नंबर 5 पे सऊद शकील को ये डाल देंगे ताकि बैटिंग में थोड़ी डेप्थ भी आए, ताकि सऊद शकील भी थोड़ा लंबा खेलने वाले प्लेयर हैं, आईसीसी की रैंकिंग में भी टॉप 10 में आ गए, 8वें नंबर पर कल जंप उन्होंने मारी है, रन उनके भी आ रहे हैं, फॉर्म भी लगी हुई है उनकी, तो नंबर 5 पे आपके सऊद शकील आ गए। उस हिसाब से नंबर 6 पे फिर आप अपना सलमान अली आगा को खिलाओगे, बैटिंग ऑलराउंडर है, प्लस आप उनको हार्ड हिटिंग का भी रोल दोगे, प्लस आप उनसे ये भी उम्मीद लगाओगे कि वो आपको अच्छी बॉलिंग भी करके दें, और 7 पे आप खुद शाह को खिलाओगे, एक प्रॉपर हार्ड हिटर, प्लस आप उनको ये ऑप्शन दे रहे हो कि भाई आप हमें बॉलिंग भी करके दोगे, और फिर आपके 3 फास्ट बॉलर आ जाएंगे जिसमें शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह, हारिस रऊफ और एक आप इब्रार खिलाओगे। बिल्कुल ऐसा ये आप अभी तक जो आपकी सिलेक्शन कमेटी है वो 11 ये सोच रही है, रिजवान से मुशावरत के बाद जो हमारी 11 होगी। अब सवाल यह है कि अगले 4 कौन होंगे, क्योंकि अब आप रखते हो, अब देखो 12वां और 13वां तो शायद क्लियर कट है, 12वां आपका खिलाड़ी होगा हसनैन, वो आप रखोगे 12वां हसनैन, फिर 13वां आपका सुफियान मुकीम होगा, वो भी आप कंफर्म समझो। इवन शदाब का भी इधर उधर से नाम आ रहा है, लेकिन मुश्किल ही लग रहा है, शदाब तो पॉसिबल नहीं दिख रहे हैं, आपका आप नाम ले रहे, हवा में तो कोई साम मीर भी उड़ रहा है। नहीं, असल में चैंपियंस ट्रॉफी में भी उसकी से आ गया था, वो भी आज आईसीसी ने बड़ा चलाया हुआ था, खैर लेकिन नजर नहीं आ रहा सुफियान मुकीम में आपको 13वां नजर आ रहा है। अब 13वां तो हो गए, अब 14वां और 15वां, अब इसमें न्याजी है, फिर आपके पास तैयब ताहिर है, इन 2 में से एक तो होगा, क्योंकि खबरें जो ये भी आ रही हैं कि न्याजी को शायद स्क्वाड से बाहर कर दिया जाए। अब देखो 14वें में जो खिलाड़ी आपका, अब 14वां और 15वें में ना ये सारे नाम गर्दिश करें, जैसे न्याजी को कहा जा रहा है, कंसिडर किया जाएगा, तैयब को किया जाएगा, एक हसीबुल्ला का नाम है, और प्लस आपका एक फिर नाम इमाम का जो आ रहा है कि जी बैकअप विकेट कीपर के तौर, सॉरी ओपनर जो है, अगर हम इनको भी साथ रख लेते हैं कि अगर कोई मसला हो जाए या अगर ये ना जोड़ी चली तो फिर हो जाए। तैयब ताहिर, न्याजी, इमामुल हक, इन 3 में से 2 नाम आपको दिख सकते हैं। हसीबुल्ला नहीं, अभी हसीबुल्ला भी, बल्कि हसीबुल्ला भी, इन 4 में से 2 नाम आपको दिख सकते हैं। देखो मैं आपको बताऊं 14 और 15 में मुझे लगता है कि एक तो जो न्याजी और आपका तैयब ताहिर उनमें से एक तो है,
एक मुझे लग रहा है कंफर्म है, एक उनमें से शाह के साथ एक भी रखेंगे ना। हाँ, कि अगर आपका एक मिडिल ऑर्डर कोई भी नहीं, बात सिर्फ खुशदिल शाह की नहीं है, बात यह है कि सऊद अनफिट हो गया, बात ये कमरान गुलाम अनफिट हो आगा गया, भी कुछ ना कर बात सकता आगा, मतलब इन चारों में से कोई भी एक इंजर्ड होता है तो आपको एक मिडिल ऑर्डर बैट्समैन ही खिलाना है ना, उसकी आप बॉलर तो नहीं खिलाओगे, बैट्समैन खिलाओगे। तो एक आपने पक्का खिलाना है तैयब ताहिर या न्याजी, इनमें से आप एक अपना 14वां खिलाड़ी आपका कंफर्म्ड है कि क्योंकि बैकअप पे आप रखोगे एक, इनमें से एक तो होगा, या तो न्याजी होगा या तैयब ताहिर। अभी बहुत नाम चल रहे थे कि शायद न्याजी को ड्रॉप कर दिया जाए, तो उस सूरत में तैयब ताहिर आ जाएंगे। और अगर वो आ जाते हैं, अगर तैयब ताहिर को नहीं रखा जाता, न्याजी पे ट्रस्ट शो किया जाता है कि चलो जी स्क्वाड में रख लो, तो न्याजी आ जाएंगे। यानी कि इन दोनों में से एक 14वां आ गया, और 15वां फिर आप ये कह लो कि इमाम और हसीबुल्लाह में से एक होगा। अगर अभी चांसेस हसीबुल्लाह के ज्यादा नजर आ रहे हैं, क्योंकि हसीबुल्लाह को एज है कि रिजवान का भी वो बैकअप रहेंगे कि अगर उनको चलो जरूरी नहीं है कि आप ये बोलो कि जी कि रिजवान मैच नहीं खेलेंगे। अक्सर ये हो जाता है कि एक विकेट कीपर को चोट लग गई, थोड़ा निकल आ गया, तो अब वो थोड़ी देर के लिए भी तो बाहर हो सकते हैं ना, तो उसमें आप चाहोगे कि आप बैकअप विकेट कीपर के तौर पे आधे घंटे के लिए कीपिंग कराना चाहो तो आप हसीबुल्लाह को रख लो, क्योंकि रूल ये है, आईसीसी इवेंट है ये, क्योंकि रूल बुक ये कहती है कि अगर रिजवान वहां पर बीच में अनफिट हो गए और आपको कोई और कीपर चाहिए होगा तो वो टीम में कीपिंग नहीं कर सकता, फिर आपको एक खिलाड़ी बाहर करना पड़ेगा, और जेन्युइन रीजन। तो रिजवान खुद तो बाहर हो नहीं सकते क्योंकि कप्तान है, तो रन टाइम पे अगर एक आध मैच में आपको कीपिंग करानी पड़ेगी तो आप किससे करवाओगे? यही बात है। तो इसलिए फिर शायद चांसेस हैं कि आप एक विकेट कीपर रखोगे, तो वो आपका होगा हसीबुल्लाह। तो हसीबुल्लाह शायद आपका 15वां आ जाए, तो फिर ये आपका लगभग आपका जो स्क्वाड है वो नजर आ रहा है चैंपियंस ट्रॉफी का, जो आज की लेटेस्ट रिपोर्ट्स हैं। अब इसमें जाहिर है तब्दीलियां हो सकती हैं, कल का नाम खबरें आ रही हैं, जो रिपोर्ट्स हैं कि कल आपका जो फाइनल नाम है वो चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब को भिजवाने हैं। इस वीक में शायद अनाउंसमेंट भी आपके ऑब्वियसली इसके बाद आप कब करोगे आप? बस अब इस वीक में आने वाली नहीं, तो 4 तारीख को आपकी जो साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड की टीम है वो आ रही है। बिल्कुल 4 तारीख को, 5 तारीख को उनका रेस्ट डे है, या शायद ये भी खबरें हैं कि एक टीम जो 4 को आ रही है न्यूजीलैंड, और साउथ अफ्रीका जो 5 को आ रही है। तो बस इस वीक में जो आपके पास पॉसिबल तौर पर तो कितने दिन रह गए हैं अभी? आपके पास दिन है, अभी तो दिन है नहीं, मतलब स्क्वाड तो अनाउंस करोगे ना, अपना कैंप शैम्प भी लगाओगे। आपने देखो आप हफ्ते को अनाउंस कर देते हो, 7 दिन ये है, 7 दिन ये है, और 6 को तो आपकी प्रैक्टिस है, तो अब ये टोटल 2 हफ्ते रह गए हैं आपके टोटल। तो 2 हफ्ते में से आप 1 हफ्ता पहले तो अनाउंस करोगे, अगले हफ्ते तो आपने अनाउंस करने हैं जो है ना। अगले शो में आपको वही बताते हैं, क्योंकि प्रेशर इस वक्त जो है ना सारा उधर भी बना हुआ है ना, कि आपके स्टेडियम का जो उसके हवाले से भी सबका फोकस लगा हुआ है। लेकिन क्योंकि आज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो खुद से जो है लाहौर की जो कदावी स्टेडियम चले वो रिपोर्ट देते हैं, वो भी आपको फिर बताते हैं। चले, तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ ही बेल आइकन को बजाइएगा। जाइए इंस्टाग्राम पे, बिल्कुल इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लीजिए, वहां पे मैं मौजूद हूं दाऊद क्रिकेट के नेम से। अगर आपको सवाल हो तो भेजिएगा और उनको भी फॉलो कीजिए। मैं ऑफिशियल के नाम से लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, जाइए फॉलो कीजिए। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।